दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्रैक प्रमोशन बैंकर्स में। उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने पेपर की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि 9 तारीख को तो एग्जाम है पीएनबी का और 22 तारीख को एग्जाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। फरवरी में दोनों एग्जाम है और जनरल बैंकिंग मैंने मैक्सिमम आपको रिवाइज करवा दी है। कुछ आपको एक आधा नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आप इनको भी प्रैक्टिस करेंगे। एसबीआई वालों थोड़ा इनका पेपर हो जाए तो एसबीआई वालों के लिए फिर सोचेंगे क्या है, लेकिन आप जनरल बैंकिंग जरूर पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। शुरू करता हूं मैं आज का सेशन। क्वेश्चन और आंसर एक बार आप देखें और जरूर सुने इस क्वेश्चन को। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि अंडर सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस ऑफ एसएचजी द बैंक्स टू ऑब्टेन केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑफ, कि अगर एसएचजी ग्रुप वाले जो मेंबर होते हैं उनमें से जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के लिए जो उनसे केवाईसी मांगी जाती है, तो किस किस मेंबर की मांगी जाती है केवाईसी करने के लिए डॉक्यूमेंट्स। पहला ऑप्शन है ऑल मेंबर्स, यानी जितने भी एसएचजी में सब मेंबर होते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि एसएचजी के मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं और मिनिमम भी बता दीजिए मिनिमम कितने हो सकते हैं। क्या ऑल मेंबर की केवाईसी जरूरी है? नेक्स्ट, ऑफिस बेयरर कि जितने का नाम उसमें नामांकित है कि वो व्यक्ति या वो महिला नॉट रिक्वायर्ड, किसी के केवाईसी की जरूरत नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दीज की इनमें से कोई आंसर नहीं है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑफिस बेयरर, कि सबका केवाईसी न होते हुए जो ऑफिस बेयरर है उनका ही केवाईसी किया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डिमांड ड्राफ्ट ऑफ विच अमंग कैन नॉट बी पेड ऑन कैश, कि जो डिमांड ड्राफ्ट है निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किसको पेड नहीं कर सकते, किस अमाउंट से ऊपर को पेड नहीं कर सकते डीडी में। देखो यहाँ पे देखना डीडी लिखा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे नोट लिखा हुआ है। आप नोट भी जरूर देखना कि किस डीडी को कैश में पेड नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन है 15,000 से ऊपर, दूसरा है 10,000 से ऊपर, तीसरा है 20,000 से ऊपर और चौथा है 19,999 से ऊपर। आपको कहीं पे 19,999 भी मिलेगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 20,000। क्या आप डीडी को कैश में 20,000 से ज्यादा नहीं कर सकते, 20,000 से ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्रेडिट ऑन इमोवेबल सिक्योरिटीज, जो चार्जेस होते हैं मूवेबल सिक्योरिटीज और इमोवेबल सिक्योरिटीज। तो जो इमोवेबल होता है उसमें कौन सा चार्ज क्रेडिट होता है? पहला होता है मॉर्गेज, दूसरा आता है हाइपोथेकेशन, तीसरा होता है प्लेज और चौथा होता है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है इमूवेबल होता है मॉर्गेज, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपने ये बताना जो हाइपोथेकेशन होता है वो किस में आता है, मूवेबल में या इमूवेबल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल प्राइवेट सेक्टर टारगेट फॉर आरआरबीज अंडर रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑफ पीएसएल। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के तहत जितने भी जो टारगेट हैं वो आरआरबी है, वो उसकी जो गाइडलाइन है उसका कितना परसेंटेज पीएसएल का होता है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का। पहला ऑप्शन है 18%, दूसरा ऑप्शन होता है 20%, तीसरा ऑप्शन होता है 75% और चौथा होता है 50%। आपको मैं पहले भी करा चुका हूं। तो आरआरबी का जो पीएसएल में है वो है 75% यानी 75%, ठीक है। नेक्स्ट, इन आरआरबीज हु फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, कि आरआरबीज में कौन जो कृषि है उसकी एक्टिविटी को करता है। अगर मैं आरआरबीज की बात बताऊं तो जो रूरल बैंक होते हैं ना, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी की फुल फॉर्म होती है रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। तो आरआरबी ये होती है जो
ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक होते हैं, उनमें जो एग्रीकल्चर का काम होता है उसको कौन, उसकी एक्टिविटी को देखता है, कौन संभालता है उनको? तो पहला जो ऑप्शन है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है सेबी, तीसरा है नाबार्ड और चौथा है सिविल। सिविल एक जब आप लोन लेते हैं तो आपके स्कोर को देखा जाता है कि आपका सिविल कितना है। तो आपने मेरे को बता देना है कि सिविल कितने से और कितने के बीच में माना जाता है, और सबसे अच्छा सिविल कौन सा स्कोर माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाबार्ड। जो नाबार्ड है, नाबार्ड, आपको ये पता होगा कि नाबार्ड एग्रीकल्चर के ही काम को देखता है। जो भी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग काम होते हैं उनको कौन देखता है? नाबार्ड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बैंक शुड रिटर्न द डिसऑनर चेक टू पे विद इन डैश टाइम। कि अगर बैंक के पास कोई भी डिसऑनर चेक आ गया, डिसऑनर चेक होते हैं मतलब कि किसी ने, कस्टमर ने काउंटर पे दिया और उसमें बैलेंस नहीं है, उस अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो उसको डिसऑनर माना जाता है। कि अब देखो ये तो ये पता नहीं है ना कि व्यक्ति ने गलती से हो गया है, हम मतलब जो भी काउंटर पर बैठता है वो सोचता है कि इसने जानबूझ के किया, तो उसको डिसऑनर कहा जाता है। डिसऑनर वो होता है कि जो ईमानदारी से नहीं देता है, तो उसको कितने समय तक उसको फिर बताना है कि भाई ये डिसऑनर को क्लियर कर, ये तेरा डिसऑनर चेक है। पहला है 3 days, दूसरा है 24 आवर्स, तीसरा है 24 आवर्स और चौथा है 7 days। तो जितने भी डिसऑनर चेक होते हैं उनको आपको जो 24 घंटे है ना उसके अंडर में आपको क्लियर करने पड़ेंगे, उसको बताना पड़ेगा डिसऑनर चेक है, और तब उसके ऊपर ही अगर जिसने एक्शन लेना होगा तो एक्शन लेगा, नहीं तो वो दोबारा उस चेक को वापस करेगा और अमाउंट क्रिएट करेगा अपने खाते में। अब ऐसे तो 24 घंटा कोई ऐसे नहीं कि 24 घंटे के बाद ही होगा, कई लोग तो 12 घंटे के बाद ही कर देते, फिर 3 घंटे के बाद, लेकिन एज पर थ्योरी बता रहा हूँ आपको 24 घंटा उसका आंसर, मैं थ्योरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ना। हाँ, कहीं आप बोलो सर ये तो हम तो हमारे बैंक में तो ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हिंदी में नहीं ला पाया हूँ ना, थोड़ा देखना भी। द कैश शॉर्टेज डैश रुपीज एंड अबव विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड एज पर पॉलिसी। कि अगर कैशियर हो, आपने कैशियर बनना है और आपके रुपए कम पड़ जाते हैं, कई बार कम क्या पड़ जाते हैं, किसी भी कस्टमर को रुपए एक बार दिए जाते हैं और वो अब हम अपने सिस्टम से माइनस नहीं कर पाते क्योंकि भूल जाते, भीड़ इतनी रहती है, लाइन इतनी रहती है। तो कई बार क्या होता है, और कई कैशियर होते हैं वो फ्रॉड भी करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपके, जब आप शाम को 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद अपना कैश मिलाओगे, कितने रुपए अगर आपके कम पड़ जाएंगे कैश के, उसको फ्रॉड माना जाता है। पहला ऑप्शन है 5,000 से ऊपर अगर आपके रुपए कम पड़ जाते हैं तो फ्रॉड माना जाएगा। दूसरा 8,000 से ऊपर अगर आपके रुपए कम पड़ जाते हैं तो फ्रॉड माना जाएगा। तीसरा है 10,000 से ऊपर अगर रुपए कम पड़ते हैं तब फ्रॉड है, और यह 1,000। तो इसका जो आंसर है वो तो है 10,000, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा कहानी बनती है कि अगर 10,000 से ऊपर आपका कैश शॉर्ट होता है तो इसको फ्रॉड माना जाता है, लेकिन इसमें एफआईआर नहीं होती ना, मतलब बैंक इस पे एफआईआर नहीं करता। बैंक का एफआईआर का 1 लाख से ऊपर का होगा कि भाई तुम तब एफआईआर कर सकते हो कि बंदे ने 1 लाख से ऊपर का फ्रॉड, फ्रॉड क्या, घोटाला बोलते हैं उसको ना, इसको घोटाला, फ्रॉड को घोटाला बोलते हैं, तो उसने घोटाला कर दिया है। लेकिन अगर 10,000 रुपए तक का जो फ्रॉड है तो उसको कई बार ये माना जाता है बाय मिस्टेक हो गया होगा, बैंक इसको अपने लेवल पे मैनेज कर देता है। लेकिन अगर अमाउंट जब ज्यादा हो जाती है और उसके बाद तो नजर में आ जाता है तो फिर उसकी एफआईआर लॉन्च करनी पड़ती है, अगर अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो। अब 1 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन में आपने ध्यान में रखना है कि फ्रॉड कितने तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी हैज कम इनटू एक्सटेंस फ्रॉम विच डेट। की जो जीएसटी है ना, अब जीएसटी हमारे सिलेबस में भी है। जीएसटी होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। तो जीएसटी कब आया था भारत में, ये है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2004 को,
दूसरा है 1 जून 2024 को, तीसरा है 1 जुलाई 2017 को, और चौथा है 1 जून 2024 को। तो जो जीएसटी आया था भारत में वो आया था 1 जुलाई 2017 को। लेकिन आप एक बार नेट में सर्च करिए और आपने ये क्वेश्चन में बताना है कि भारत में तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आ गया था। पहला क्वेश्चन है मेरा कि ये मॉडल कहाँ से लिया गया है जो जीएसटी का है। और दूसरा क्वेश्चन कि जो जे एंड के ना, जे एंड के तो भारत में ही है, जे एंड के भारत में, जे एंड के में जीएसटी को कब लागू किया गया था। ये थोड़ा दो क्वेश्चन यहाँ पे गूगल सर्च मार के आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैटर रिलेटेड टू सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल इज डेल्ट एज पर, कि जितने भी सेफ कस्टडी के रिगार्डिंग जितने भी मैटर होते हैं उनको कौन से एक्ट में डिफाइन किया गया है। जो सेफ कस्टडी वाले हैं उनको कौन से एक्ट में डिफाइन किया गया है, ये है क्वेश्चन। सेफ कस्टडी वाले है ना, सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखना है। पहला ऑप्शन है बैंक रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको बीआर एक्ट भी बोलते हैं। दूसरा है कंपनीज एक्ट, तीसरा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी सेफ कस्टडी के जो मैटर होते हैं उनको डिफाइन किया गया है ऑप्शन नंबर 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसको बोलते हैं हम आईसी एक्ट, उसको आईसी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्रॉप इज शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन इज डिसाइडेड बाय। तो आपको मैंने एक बार क्वेश्चन करवाया था कि जो भी क्रॉप होती है किसानों की, ये कौन डिसाइड करेगा कि ये जो खेती है ये शॉर्ट ड्यूरेशन की, जब वो लोन लेते हैं ना शॉर्ट ड्यूरेशन, ये लॉन्ग ड्यूरेशन है, इसको कौन डिसाइड करेगा। पहला ऑप्शन है एसएलबीसी, दूसरा है नाबार्ड, तीसरा है तहसील या टेक्निकल कमेटी, चौथा है डीटीसी डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कमेटी। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एसएलबीसी। एसएलबीसी की अगर फुल फॉर्म होती है तो स्टेट लेबर बैंकर कमेटी। स्टेट लेबर बैंकर कमेटी ही डिसाइड करती है कि ये जो क्रॉप है ये लॉन्ग ड्यूरेशन की है या शॉर्ट ड्यूरेशन की। क्योंकि किसान तो हर एक अलग अलग स्टेट का होता है ना, तब जो भी अपने स्टेट में जाएगा तो स्टेट की जो कमेटी होती है बैंकर कमेटी, वो डिसाइड करती है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन का है या लॉन्ग ड्यूरेशन का है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इन एनआई एक्ट। एनआई एक्ट होता है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, उसमें टोटल कितने एक्ट है, कितने सेक्शन है उसमें। पहला ऑप्शन है 147, 144, 150 और 148। तो जो एनआई एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा, इसमें से जो सेक्शन है वो हो जाएंगे टोटल आपके ऑप्शन नंबर 4 148, यानी 148 सेक्शन इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आते हैं। राइट, नेक्स्ट, एडिशन ऑफ 2 पैरेलल लाइंस इज मस्ट इन केस ऑफ विच टाइप ऑफ क्रॉसिंग। जो क्वेश्चन है आपको आता है लेकिन लैंग्वेज घुमा के, क्वेश्चन तो सेम है आपको पता है। क्वेश्चन ऐसे है कि कोई भी अगर चेक है और चेक पे 2 लाइनें ऐसे पैरेलल लाइन जा रही है क्रॉस्ड, उसको किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है बियरर चेक, दूसरा है जनरल क्रॉसिंग, तीसरा है स्ट्रेट। स्ट्रेट मीन्स होता है सीधी, है ना, तो सीधी तो कोई लाइन है नहीं और वो बोल रहे हैं क्रॉस कर रही है, और चौथा है नन ऑफ दिस। तो आपको ये तो पता है कि जो भी चेक पे ऊपर लाइनें खींची होती है उसको कहा जाता है जनरल क्रॉसिंग। क्या कहा जाता है, जनरल क्रॉसिंग। बाकी किसी भी चेक पे लाइनें आपको नहीं मिलेंगी, आपको ऑर्डर चेक पे लिखा होगा कि ऑर्डर चेक। राइट, नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। कि अगर मान लिया जाए कि आपने चेक को जमा किया है, कस्टमर ने चेक को जमा किया है और वो
चेक में बैलेंस नहीं है और बैलेंस ना होने के बाद जिस कस्टमर के खाते में रुपए डालने थे उसने उसके अगेंस्ट केस कर दिया है, तो उसके ऊपर क्या सजा का प्रावधान है, मतलब उसको क्या सजा देनी पड़ सकती है। मान लीजिए आपने चेक दिया 1 लाख रुपए का और उसमें रुपए नहीं है। अब रुपए नहीं है तो जिसको रुपए देने थे उसने केस कर दिया भाई कि ये बाउंस हो गया चेक, ये तो फ्रॉड है। तो जिस कस्टमर ने चेक को दिया था उसके ऊपर क्या सजा का प्रावधान है वो मैं बता रहा हूँ, है ना। पहला ऑप्शन है फाइन अप टू थ्राइस द अमाउंट ऑफ चेक, कि अमाउंट तो देगा ही देगा, लेकिन जो अमाउंट के ऊपर लिखा हुआ है उसका थ्राइस यानी 3 गुना, 3 गुना वो रुपए देगा। दूसरा है फाइन अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, कि वो उसके 2 गुना रुपए देगा। और थर्ड है कि फाइन अप टू 4 टाइम द अमाउंट ऑफ चेक, कि जो अमाउंट लिखा है उसके 4 टाइम वो रुपए देगा। और चौथा है कि नो पनिशमेंट, उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि उसको चेक में जो लिखा हुआ अमाउंट है उसके 2 गुना उस कस्टमर को देने पड़ेंगे रुपए, और सजा का प्रावधान आपको मिल जाएगा 2 साल। 2 साल तक आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इच, कि अधिक से अधिक और कम से कम कितने जो मेंबर हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। पहला ऑप्शन है 2 से 100, दूसरा है 2 से 300, तीसरा है 2 से 200 और चौथा है 1 से 50। तो इसका आंसर तो आपने मेरे को बताना है क्योंकि मैंने आपको बता रखा है पहले। ये क्वेश्चन आपके लिए पहला क्वेश्चन है, मतलब जो कि क्वेश्चन से है, बाकी तो मैंने आपको बाहर से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड पीरियड फॉर द रोटेशन ऑफ क्लरिकल स्टाफ इन द बैंक्स। अगर आप बैंक में हो और बैंक में क्या होता है कि एक ही एम्प्लॉय को एक सीट पे नहीं बिठाया जाता, खासकर कैशियर को। क्योंकि इसलिए नहीं बिठाया जाता है क्योंकि कैशियर कब गदर कर जाए इसका कोई पता नहीं। क्योंकि बैंक भरोसा नहीं करता है, हम और आप तो भरोसा करते हैं लेकिन बैंक भरोसा नहीं करता है। इसलिए उनका जो रोटेशन होता है ना, कभी आज इस चेयर पे, कभी एडवांस में बैठ गए, कभी लोन में बैठ गए, कभी कहीं बैठ गए, कभी पासिंग में बैठा दिया है। तो कितने दिन में इनका रोटेशन होता है। पहला ऑप्शन है 1 साल में, दूसरा है 6 महीने में, तीसरा है 24 महीने में और चौथा है कि इनमें से कोई आंसर नहीं है। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 6 महीने में। 6 महीने के अंदर हर एक जो क्लिनिकल स्टाफ है उनका क्या होता रहता है, रोटेशन होता रहता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमारा तो कोई रोटेशन हुआ नहीं, हमारे को तो इतने साल हो गए, लेकिन एक एज पर अगर आप ग्राउंड पे देखोगे तो इनका रोटेशन होता है, मतलब ग्राउंड पे नहीं, किताब में। ग्राउंड पे तो होता ही नहीं। ये पीएनबी का क्वेश्चन है, पीएनबी माई बीज इज रिलेटेड टू। तो पीएनबी का जो माई बीज है वो किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है सेविंग अकाउंट से, दूसरा है करंट अकाउंट से, तीसरा है फिक्स डिपॉजिट से, चौदह है ऑल ऑफ द अबव, की इन सब में से। तो जो पीएनबी का जो माई विज अकाउंट है, माई जो रिलेटेड है वो होगा आपका करंट अकाउंट से, जिसको बोलते हैं हम सीए। आपके पास अगर ऐसा आएगा ना ऐसा, तो इसको बोलते हैं सीए और इसको बोलते हैं ऐसे, इसको वैसे कासा बोलते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कासा। नेक्स्ट व्हाट इज वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ आरबीआई दक्ष इनिशिएटिव, कि जो आरबीआई ने एक दक्ष को लॉन्च किया था उसका मुख्य काम क्या था, उसका क्या काम था, कि क्यों उसको ऑब्जेक्ट को आरबीआई ने लॉन्च किया, किसको, दक्ष को। पहला ऑप्शन है प्रमोट डिजिटल लिटरेसी अमंग बैंक एम्प्लॉय, कि जितने भी जो बैंक के कर्मचारी हैं ना उनको डिजिटली शिक्षा देना, कि तुम भाई डिजिटली मतलब आप अपने इंटरनेट से जो भी काम करना, मतलब फिजिकल करने की कोई जरूरत नहीं, उनको डिजिटल का ज्ञान देना। दूसरा प्रमोट
डिजिटल लिटरेसी अमंग कस्टमर, कि मतलब कस्टमर को डिजिटल का ज्ञान देना। तीसरा है प्रमोट फिजिकल लिटरेसी अमंग बैंक एम्प्लॉय, कि बैंक एम्प्लॉय को फिजिकल यानी लिखने पढ़ने के काम की शिक्षा देना। और चौथा है प्रमोट डिजिटल लिटरेसी अमंग LIC एम्प्लॉय, कि LIC एम्प्लॉयज को डिजिटल शिक्षा देने का काम क्या दक्ष ऑब्जेक्ट ने किया था। ये है 4 ऑप्शन। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जितने भी बैंक कर्मचारी हैं उनको डिजिटल लिटरेसी के लिए इस ऑब्जेक्ट को बनाया गया था RBI के द्वारा। अगर आएगा क्वेश्चन में कि दक्ष किसने बनाया है, तो RBI ने बनाया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पीरियड फॉर CTS चेक, कि CTS चेक है उसका मतलब अपने पास रखने का कितना टाइम है। व्हाट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ पीरियड ऑफ फॉर CTS चेक, CTS चेक को अगर आप रखोगे, फुल फॉर्म बता दियो CTS चेक की भी ना, तो क्या समय होगा उसका। पहला ऑप्शन है 3 साल, दूसरा है 10 साल, तीसरा है 5 साल और चौथा है 1 साल। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 10 साल। 10 साल तक आपको CTS चेक को अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि कोई भी ऐसी कोई दिक्कत होती है तो उसका समाधान कर सके कल। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन डाले जाते हैं ना, तो उसमें जो राइट आंसर होता है उसके लिए ग्रीन टिक होता है ना। लेकिन क्या होता है, ग्रीन टिक कई बार टेलीग्राम में भी गलत लग जाता है और यहाँ पे भी गलत लग जाता है। तो थोड़ा उसका एडजस्ट करें। उसमें ऑप्शन था लेकिन फिर मेरे को दोबारा डिलीट करना पड़ा, कि मैं बोला चलो सब बोल रहे हैं तो कर ही देते। नहीं तो मैं सोच रहा था चल रहा है तो चल रहा है, कोई डाल दिया तो डाल दिया ना, क्योंकि कल मैं कहीं बाहर भी था। नेक्स्ट, हु कैन इशू अ गार्निश ऑर्डर, गार्निश ऑर्डर को कौन जारी करता है। पहला ऑप्शन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दूसरा है कोर्ट, तीसरा है बैंक और चौथा है RBI। तो जो गार्निश ऑर्डर है उसको जारी करता है कोर्ट। गार्निशी कौन होगा ये भी जरूर बताएंगे, गार्निशी कौन होता है, गार्निशी कौन होता है, लेकिन गार्निशी ऑर्डर जारी करता है कोर्ट। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ डेबिट कार्ड, जो आपके पास डेबिट कार्ड है, ATM है, उसकी वैधता कितने दिन तक होती है। आप ATM निकालें और उसको देखें। पहला ऑप्शन है 5 साल, दूसरा है 3 साल, चौथा है 10 साल और चौथा है 7 साल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 7 साल। आपका जो ATM कार्ड है उसकी वैलिडिटी मिलेगी आपको 7 साल। अगर आपको आज कार्ड इशू होता है 2025 में, तो उसकी वैलिडिटी कितनी होगी 32 साल। मतलब अगर महीने में बोलोगे तो आप 33 भी पहुंच जाएगी, है ना। हाँ, तो आपको 7 साल मिलेगा। तो दोस्तों ये तो था आज का सेशन। धीरे धीरे आपके पेपर अब समाप्त होने वाले हैं, तो आप लोगों ने भी थोड़ा कम कर दिया है पढ़ाई करना, क्योंकि हो जाता है, सबको होता है ना। तो आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और मैं उम्मीद करता हूं कि जिसका 9 तारीख को पेपर है वो जरूर जरूर बिना हेजिटेशन के, बिना समस्या के जरूर वो पेपर में जाए और डरना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। बाकी देखी जाएगी, सब ऊपर वाला अपने साथ है और आपने जितना पढ़ा है उसी से आएगा। बाकी और चैप्टर आप बाकी जो इंग्लिश है वगैरह वगैरह आप उनको देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।